आपके साथ आयुषी ओझा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। परवल की फसल से अच्छी उपज के लिए जरूरी कार्य। गैलेडिया फूल की फसल अच्छी उपज के लिए जरूरी सलाह। परवल एक पौष्टिक सब्जी है, इस वजह से इस सब्जी की बाजारों में अधिक मांग होती है। प्रदेश के जिन किसानों ने इसकी फसल लगा रखी है, वे इस फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए इस समय कौन कौन से कार्यों को करें, जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव से। देखिए, परवल स्वभाव से जो है ये बहुवर्षीय फसल है और जो किसान भाई इसकी फसल लगाए होंगे अमूमन हमारे लोग अक्टूबर नवंबर में लगा देते हैं और उसी समय जो मेन जो रिकमेंडेड है खाद और उर्वरक किसान भाई दिए होंगे। जब तापमान फरवरी के लास्ट या मार्च में बढ़ना शुरू होता है या ये कह सकते हैं कि दिन का तापमान जब 30 डिग्री से ऊपर जाता है तो इस जो पौधा लगा हुआ है उसमें नई पत्तियां निकलती हैं और लत्तर की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इस स्टेज के पहले ही अमूमन हम लोग क्या करते हैं, 3-4 किलो प्रति पौधा के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, नहीं तो 5-6 किलो अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद देते हैं तो वो बड़ा एक कारगर उपाय करता है, क्योंकि गोबर की खाद में सभी 17 पोषक तत्व कुछ न कुछ मात्रा में होते हैं। और बाकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट देने के बाद लगभग आप कह सकते हैं 20 ग्राम प्रति पौधा यूरिया भी देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट हो वो करीब 40-50 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी करीब 15 से 20 ग्राम। ये मिक्स करके जो थाला है उसको 1 फीट की दूरी पौधा से 1 फीट की दूरी बना के रिंग करके उसी में दे देना चाहिए कंपोस्ट देने के बाद। फिर हल्की सिंचाई करना चाहिए। ये अमूमन किसान भाई कर चुके होंगे और अगर नहीं किए हैं तो ऐसा कर लें। तो अब वो फलन की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। परवल के अच्छे विकास के लिए टपक सिंचाई में 1 से 2 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से और परंपरागत सिंचाई के लिए 3 से 6 लीटर पानी प्रतिदिन प्रत्येक पौधे के हिसाब से पानी दें। परंपरागत सिंचाई की अपेक्षा सूक्ष्म सिंचाई के साथ बूंद बूंद सिंचाई से 18% तक उत्पादन वृद्धि तथा 40% तक पानी की बचत संभव है। खास करके लोग किसान भाई क्या करते हैं कि परमानेंट सीमेंट का पोल टाइप बना करके और तार से बांध करके उसके ऊपर परवल चढ़ा देते हैं। तो अब तापमान बढ़ रहा है और जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर जाएगा तो ये डायोसियस नेचर का पौधा है। इसमें मेल जो फूल होता है वो अलग पौधे पे आता है और फीमेल फूल अलग पौधे पे आता है और फीमेल से ही फलन होती है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि जब आप 10 पौधा फीमेल लगाते हैं तो उसके बाद 1 पौधा मेल लगाना चाहिए, तब वो परागण की क्रिया जो है सामान्य रूप से होती है। परवल में अलग अलग पौधों पर नर और मादा फूल उत्पन्न होते हैं। नर पुष्पों से फल नहीं बनते हैं, बल्कि वे मादा पुष्पों में परागण का कार्य करते हैं, जिसमें मादा पुष्पों से फल बनना संभव होता है। नर पुष्प बड़े और सफेद होते हैं, जबकि मादा पुष्प थोड़ा छोटा और सफेद होता है। इसके नीचे गर्भाशय जुड़ा रहता है, जो कुछ दिनों में परागण के बाद बढ़कर फल बन जाता है। इसलिए नर फूलों को तोड़कर मादा फूलों पर हाथ से परागण करना चाहिए, जिससे फल अधिक बनते हैं। लेकिन समस्या ये आती है, जो किसान भाई ऊपर पौधा लत्ती को चढ़ा देते हैं
जब 35 डिग्री से ऊपर तापमान जाता है तो परागण ठीक ठाक होता नहीं है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो किसी न हवा की मदद से या किसी मधुमक्खी या कोई कीड़े की मदद से वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। और अगर फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा वाला पोर्शन सूखा है, वहाँ पर पॉलन ग्रेन पड़ता है और वो जम नहीं पाता है, तो उससे फिर परागण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, जिससे फलन नहीं लगता है, तो फॉल्स फ्रूट हो जाता है और आपको दिखेगा कि फल लगा हुआ, लेकिन वो फल पीला होकर के फिर वो गिर जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तापमान की वजह से ऐसा होता है। इसलिए किसान भाइयों को सुझाव है कि इसके लिए परेशान नहीं हो, थोड़ा फ्रीक्वेंट उनको इरिगेशन करना पड़ेगा। जब आप सिंचाई करते हैं तो जमीन के नीचे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो परागण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से होने में मदद करती है, उसमें फलन भी ज़्यादा होता है। तो ये सावधानी बरतना है, सिंचाई फ्रीक्वेंट करना है। जिन्होंने ऊपर ढड्डी लगा के चढ़ा दिया है, कुछ स्टैंड तक उसमें अगर प्लानोफिक्स मिल जाता है, उसका छिड़काव करेंगे तो थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसमें फॉल्स फ्रूटिंग ही आएगी, ज़्यादातर उनके फलन में नुकसान होगा। उसका कोई उपचार ऐसा कुछ नहीं है। मिर्दुलो मिल आसिता, पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। इन धब्बों के ठीक नीचे पत्ती की निचली सतह पर धूल रंग के फफूंद के जाल दिखाई पड़ते हैं। पत्तियां मर जाती है और पौधों के बढ़वार रुक जाती है। इसके निदान के लिए इंडोफिन M45 की 2 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जाते हैं व्हाइट फ्लाई वगैरह लगती है, तो आप उसमें कोई सिस्टेमिक दवाई जो है जो उपलब्ध हो मार्केट में, जिस भी नाम से हो, आपको मोनोसिल हो सकता है, रोगर हो सकता है, मेटासिस्टाक्स, अगर काफ़ी दवाइयाँ बैन भी हो चुकी हैं, इनका रिप्लेसमेंट जो दवा आई हो उसको 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके अगर वो छिड़काव करते हैं तो कीड़ा जो फल छेदक कीड़ा लगता है उसको वो चेक हो जाएगा। बीमारी जो होती है पाउडरी मार्डिव आता है, जो टेल्कम पाउडर जैसा पत्तियों के ऊपर आ जाता है, तो उसके निदान के लिए किसान भाई जो है वो 25 kg पर हेक्टेयर रिकमेंडेशन है सल्फर डस्ट की डस्टिंग कर सकते हैं। सुबह जो है सूर्योदय के जस्ट बाद, लेकिन 8 बजे के पहले ही करना चाहिए। दवा का छिड़काव भी गर्मी में 8 बजे के पहले ही कर लेना ठीक होगा। और या कैराथेन एक दवा आती है, उसको भी 1.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो ये सामान्य क्रियाएं हैं जो किसान भाई अगर करेंगे तो परवल को अच्छा उत्पादन उससे वो ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के अनेक किसान भाई ग्लैडिया फूल की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इसकी फसल में किए जाने वाले आवश्यक के कार्यों में लापरवाही करते हैं, जिनकी वजह से फूल की ये फसल कमजोर हो जाती है और फूल उत्पादन में कमी आने लगती है। किसानों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो आप कौन कौन से कार्यों को कम और किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ कृपाल सिंह वर्मा। किसान भाइयों, आज हम एक चर्चा करने वाले हैं, वो है एक फूल वाली फसल और उसे कहते हैं गिलार्डिया। इसे कई नामों से जाना जाता है, इसे नवरंगा के नाम से भी जाना जाता है और सामान्यतः ऐसे किसान भाई बरसात के सीज़न में लगाते हैं और गर्मी के सीज़न में लगाते हैं। तो जैसा कि अभी जो हमारा समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, अभी जो नवरंगा है, जो गिलार्डिया है, इसकी बहार आई हुई है। खरपतवारों की बात की जाए तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि उसमें जो खरपतवार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फसल की जो
ऊंचाई है उससे ज़्यादा ऊंचे जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो खरपतवारों का नियंत्रण आवश्यक है, और यदि खरपतवार थोड़े बहुत हों, फसल की ऊंचाई के बराबर हों, तो उनमें निदाई गुड़ाई की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। किंतु फिर भी इसकी प्रारंभिक अवस्था में 2 बार इसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए हाथ से, जिससे कि वायु संचार अच्छा होता है। तथा जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो पानी की समस्या आती है, निदाई गुड़ाई करने से जो पानी है मिट्टी में, जो जल है उसका संरक्षण होता है, और जो फसल है उसकी उचित वृद्धि और बढ़वार होती है। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल से आपको अधिक फूलों का उत्पादन मिले, इसके लिए आप यूरिया का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए फसल की सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। इसी प्रकार हम बात करें इसमें खाद और उर्वरक की, तो खाद और उर्वरक जो है इसमें फसल की अवस्था के समय ही डाला जाता है, लेकिन जो नत्रजन वाली मात्रा है वो फसल की वृद्धि अवस्थाओं में दी जाती है। तो किसान भाइयों को इसकी जो फूलों की तुड़ाई है उसके बाद इसमें 30 से 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर अभी उसमें भुरकाव करना चाहिए। लेकिन भुरकाव जो है दोपहर के समय करना चाहिए, सुबह के समय नहीं करना चाहिए, और दोपहर के समय करने के उपरांत उसमें सिंचाई देना चाहिए। इससे क्या होता है कि फसल की उचित वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि इसमें सिंचाई की बात की जाए तो सिंचाई निर्भर करती है कि वहाँ का तापक्रम क्या है, वहाँ की जलवायु दशाएं क्या है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो मिट्टी की अवस्था है, मिट्टी किस प्रकार की है, यदि मिट्टी हल्की है तो किसान भाइयों को 1 दिन छोड़ के सिंचाई करनी है। यदि मिट्टी भारी है तो 2 से 3 दिन छोड़कर उसमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे पौधा जो है उसके जो फूल हैं वो अच्छी गुणवत्ता के प्राप्त होंगे तथा उसमें कलियां निरंतर लगी रहेंगी और वो अधिक उत्पादन देगा। किसान भाइयों, गिलार्डिया की फसल को कुछ कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों के उत्पादन में कमी आती है। इसलिए आप समय रहते इनका नियंत्रण जरूर करें। तो किसान भाइयों, इसमें कुछ समस्याएं आती हैं जो अभी फसल लगी हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसमें कुछ रोग और कीट आते हैं, जैसे कि इसमें एक पत्ती के ऊपर आता है लीफ स्पॉट बीमारी आती है। तो उसमें क्या होता है कि पत्ती के ऊपर धब्बे बन जाते हैं और इस प्रकार पौधा जो है भोजन बनाने में उसको समस्या आती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को 1 ग्राम कार्बनडाजिम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर और उसको छिड़काव करना चाहिए। इससे इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इसी प्रकार यदि इसमें कीट की बात की जाए तो इसमें एक इल्ली आती है जो कि पत्तियों को क्षति पहुंचाती है और इसके उपरांत कलियों को और फूलों को भी क्षति पहुंचाती है तथा जो फूल की गुणवत्ता है वो हमारी ख़राब हो जाती है, हमारा उत्पादन ख़राब हो जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइमेथोएट 1 ml 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इससे तो इसका प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। और तुड़ाई का जो काम है सामान्यतः यदि सुबह के समय किया जाए 8 बजे के पहले तो वो अच्छा रहता है। उस समय क्या होता है, पौधा मुलायम रहता है तो फूल जो है टूटने में उसकी आसानी रहती है। तोड़ने के उपरांत ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि फूलों को संग्रहित करने के लिए छाया वाले स्थान की आवश्यकता होती है। जो इस कपड़े रहते हैं, कपड़े में जो फूल हैं उनको तोड़कर और वहाँ पर रखते रहना चाहिए छाया में, तथा उस पर हल्के से पानी के जो बौछार है उनका छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि फूल ताज़े बने रहते हैं और उनकी खुशबू बनी रहती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
प्रदेश के किसान बड़ी मेहनत करके अन्न तो उपजा लेते हैं, लेकिन कई बार मंडी में सही भाव नहीं मिलने के कारण या किसी अन्य वजह से अनाज को बाजार में नहीं बेच पाते हैं, इसलिए वे अनाज का भंडारण करते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार कीट और रोगों के कारण अनाज खराब हो जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए भंडारण किस तरह से करे, आइए जानते हैं। किसान भाई नमस्कार। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। और ये जो समय चल रहा है, इस समय हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेतों में जो फसल लगाए हैं उसकी कटाई करके और उसके मड़ाई इत्यादि में आप जुटे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो समय आता है वो होता है भंडारण का, क्योंकि जो आप अपनी मेहनत से जो अपने फसल को अपने खेतों में उगाया है वो तो आप अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रखते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको आप आने वाले समय के लिए बचा के रखते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी आपने फसल उगाया है खेतों से उसका भंडारण सही तरीके से करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप मड़ाई करते हैं तो दानों को क्या करें कि कम से कम 4 से 5 दिन तक सन ड्राइंग करें, यानी सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में, धूप में उसको सुखाएं। और इतना देर तक उसको सुखाएं कि वो पूरी तरह से उसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल निकल जाए, उसमें जो नमी है वो बिल्कुल निकल जाए। आप किसी भी दाने को लेके अपने दांतों के बीच में दबाएं। अगर कट की ध्वनि आती है तो आप समझ लें कि अब आपका जो ग्रेन्स हैं, जो खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न है वो पक के तैयार, सूख के तैयार हो गया है। अब आप इसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। जहाँ भी भंडारण करना है आप पहले तो उस जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। अगर वो कच्चा कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो उसको क्या करें कि पहले गोबर से उसको अच्छी तरह से लेप लगाएं उसका, और उसके बाद उसमें नीम की लकड़ियाँ, सूखी हुई नीम की लकड़ियों को ले करके उसमें जला करके उस जगह पर धुआं करें। धुआं करने का मतलब ये होता है कि जो उससे धुआं करेंगे तो जितने भी विषैले जीवाणु होंगे वो सब उसके प्रभाव में आकर के मर जाएंगे। तो इस तरह से आप उस जगह को पहले तैयार करें जहाँ पे आपको भंडारण करना है। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से अधिक नमी होनी चाहिए। किसी भी खाद्यान्न को आप उस जगह पर सुरक्षित आप रखें, लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि उसमें रखने के पहले उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे नीम की पत्ती है, इसको आप पहले खूब अच्छे तरह से सुखा लें और दानों में, खाद्यान्न में मिला करके तब उस जगह पर भरें जहाँ पे आपको स्टोर करना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि पत्ती के साथ जब आप दानों को मिलाएंगे तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो संभावना है कि अंदर में पनप सकते हैं वो नहीं पनपेंगे और वो आपके खाद्यान्न को सुरक्षित रखेंगे। और भरने के बाद तब उसको पूरी तरह से एयर टाइट करें, यानी बंद करें। बंद करने का मतलब है कि उसमें ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि न बाहर की हवा अंदर जा सके, न अंदर की हवा बाहर आ सके। आप चाहें तो गोबर का लेप लगा के, मिट्टी का लेप लगा करके आप उसको, उस छेद को बंद कर सकते हैं जिधर से आपने दानों को डाला है। रोशन दानों में लोहे या तार की जाली लगाएं
जिससे भंडारण घर में पक्षी प्रवेश न कर सके तथा चूहे भी भंडार गृह में किसी भी प्रकार प्रवेश न पाए। अनाज के थैलों का भंडारण घर की दीवारों से 2 फीट दूर पर चट्टा लगाया जाए, जिससे दीवारों से थैली में नमी न पहुंच पाए। जमीन से उठाने का तात्पर्य ये है कि जब ज़मीन पर रहेगा तो हो सकता है ज़मीन की बहुत सारी नमी जो है वो आपके खाद्यान्न में आ जाएगी, और जब आपको मालूम है कि नमी बहुत बड़ा दुश्मन होता है भंडारण के लिए, तो जैसे ही नमी जब खाद्यान्न में आने लगेगी तो उसके साथ कीड़े पनपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़मीन से वो ऊपर रहे, और इसमें क्या है कि किसान भाई को हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा जो खाद्यान्न हम रखे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। इसका हर महीने में एक बार आप उसका निरीक्षण जरूर करते रहें कि आपका खाद्यान्न सुरक्षित है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है गोपालपुर जिला कटिहार से ललित पटेल ने। आपने बेर के बाग में फल मक्खी कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाही है। तो ललित पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। बेर के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इसे गरीब का सेब भी कहा जाता है, और कहीं भी क्यों ना, जब ये पोषक तत्वों से इतना भरपूर है। इसके प्रमुख कीट की बात की जाए तो इसका प्रमुख कीट है फल मक्खी। फल मक्खी के अंदर यह बेर का सबसे हानिकारक कीट है। जब फल छोटे व हरे रहते हैं तब कीट का आक्रमण होता है। बेर के बाग में अधिक नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है फल मक्खी। फल मक्खी कीट की पहचान, या कीट बेर को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। इस मक्खी की वयस्क मादा फलों के लगने के तुरंत बाद उनमें अंडे देती है, और ये अंडे लार्वा में बदलकर फल को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके आक्रमण से फलों की गुठली के चारों ओर एक खाली स्थान हो जाता है तथा लटे अंदर से फल खाने के बाद बाहर आ जाती हैं। इसके बाद में मिट्टी में प्यूपा के रूप में छिपी रहती हैं तथा कुछ दिन बाद वयस्क बनकर पुनः फलों पर अंडे देती हैं और नुकसान करती है। इसके नियंत्रण की बात करें तो बाग के आसपास के क्षेत्र की जंगली झाड़ियों को हटा दे, प्रभावित फलों को इकट्ठा करके नष्ट या कहीं गड्ढे में गाड़ दे, वह मई जून में बाग की मिट्टी को पलटते रहे। बाग की मिट्टी के साथ साथ जो पेड़ के चारों ओर की मिट्टी है उसको भी पलटते रहे, वह उसको रेकिंग से मिट्टी को पलटते रहे। अगर हम बात करें इसके केमिकल कंट्रोल की तो इसके लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 ml या डाइमिथोएट 30 EC 1 ml प्रति लीटर हिसाब से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव इसके 15 से 20 दिन बाद में 20 दिन के अंतराल पे करते रहे। तो बेर के बाग में लगने वाला मुख्य रोग चूड़ित आसिता, जिसे छछाया रोग भी कहते हैं। इस रोग में पौधा पत्तियों गिरा देता है, फलों का आकार छोटा हो जाता है। इसी क्रम में आगे इसके रोगों की बात करें तो इसका प्रमुख रोग है छाछा रोग। छाछा जिसे अपन पाउडरी मिल्ड्यू या चूनी फफूंद भी कहते हैं। इस रोग का प्रकोप जाड़े में मोस्टली जाड़े में दिखाई देता है। इससे बेर की टहनियाँ, पत्तियाँ व फल सफ़ेद कवक आवरण से ढक जाते हैं। प्रभावित पत्तियों एवं फलों की वृद्धि रुक जाती है और फल गिरने लग जाते हैं, जिससे बाजार में इनकी मांग कम रहती है। वह इससे सीधा किसान को भारी नुकसान देखने को मिलता है। इसके नियंत्रण की बात करें तो डाइनो के 48 EC 0.1% के 3 छिड़काव, प्रथम फूल आने से पहले और 2 बाद में 15-15 दिन के अंतराल पर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। वह किसान भाई इससे अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।